नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव। और हम लोग इस वक्त, अगर आप समुद्र देख रहे हैं तो शायद महाराष्ट्र का ही और मुंबई का शायद आपको ख्याल आता होगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम नरीमन पॉइंट पे हैं मुंबई में और यहाँ से हम एक महा कवरेज लेकर आए हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि इस महाराष्ट्र की राजनीति में, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि लगातार जो चर्चा होती है वो महाराष्ट्र की होती है। लोग पूछते हैं, लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जब से महाराष्ट्र में शिवसेना में दो फाड़ हुआ, एनसीपी में दो फाड़ हुआ, उसके बाद एनसीपी एक शिंदे गुट बन गया और शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत पवार गुट, ये दोनों बनने के बाद क्या अब इस राजनीति में, लोकसभा की राजनीति में कुछ चेंज आने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है। आज जब हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तब आज ही इसी मुंबई में दो बड़ी रैलियां हैं। एक है नरेंद्र मोदी की रैली जो शिवाजी पार्क में होनी है और दूसरी है इंडिया गठबंधन की रैली जिसमें अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे और तमाम विपक्षी दलों के नेता रहेंगे। और मुंबई में है तो उद्धव ठाकरे रहेंगे ही और शरद पवार तो रहेंगे ही, ये तमाम नेता रहेंगे। तो आज गहमा गहमी का आलम है, सड़क पे जिधर जाइए उधर भीड़ ही भीड़ है। और तीसरा एक और इवेंट है क्योंकि बगल में वानखेड़े स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम आप जानते हैं, और वहीं पर आज आईपीएल का टूर्नामेंट भी है। तो दिल्ली के बाद जब हम मुंबई पहुंचे हमको लगा कि थोड़ी सी राहत मिलेगी, भीड़ भाड़ से हम थोड़ा बचेंगे, लेकिन आज सड़कें जो हैं पटी पड़ी हैं लोगों से। क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए जो चाहते हैं वो भी सड़क पे हैं और पॉलिटिकल आनंद लेने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आना चाहते हो कोई, या इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो सब आज मुंबई की सड़कों पे हैं। इस वक्त हम नरीमन पॉइंट पे हैं और आप पीछे समुद्र देख रहे हैं, ये समुद्र की लहरें। और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो थोड़ा वो दिखाइए, वो ट्राइडेंट दिखाई दे रहा है आपको, ट्राइडेंट होटल, एक ऐतिहासिक होटल 26/11 आपको याद होगा। और कसाब का मामला, जिनको बिरयानी खिलाने की बात कही थी जिन्होंने, वो आज इसी मुंबई से चुनाव भी लड़ रहे हैं। और उसके अलावा उस बिल्डिंग के बगल में जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है एयर इंडिया की बिल्डिंग, काफी फिल्मों में आप देखे होंगे। लेकिन उससे थोड़ा आगे इधर आए तो एक पीली बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इस बिल्डिंग पर देखो क्या लिखा, देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा जूम इन कीजिए, देखिए लिखा हुआ है चेक डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इडियट। मैन, इडियट का मतलब बता रहे हैं, डिक्शनरी में आप चेक कीजिए और ये समझिए कि इडियट का मतलब क्या होता है। मैन हु डिड नॉट वोट, जिसने वोट नहीं किया, जिसने मतदान नहीं किया, वो इडियट है। और ये जो बिल्डिंग है इसमें पिज्जा द वे, पिज्जा बाय द वे, ये यहाँ पे एक ऐतिहासिक ये भी रेस्तरां है और आप आए तो पिज्जा का आनंद ले सकते हैं। एक और ऐतिहासिक जगह है, ये बिल्कुल यहाँ सामने, त्रिभुवन भीमजी जावेरी, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी। ये आज से लगभग 30 साल पहले यहाँ पर एक जबरदस्त चोरी हुई थी, चोरी नहीं बोले बल्कि डाका डाला गया था। कुछ लोग आ गए थे इसी बिल्डिंग में और सीबीआई के ऑफिसर बनकर, और उसके बाद खैर जो हुआ तो हुआ, उसके बाद इस पर एक फिल्म भी बनी और उस फिल्म में अक्षय कुमार ने रोल अदा किया था। लेकिन यहाँ हम कुछ और कुमार के साथ रोल अदा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमेशा की तरह। प्रशांत जी, आपका स्वागत करते हैं हम और हमारे साथी तमाम जो जानते हैं कि चुनाव दर चुनाव हम और आप लगातार घूमते रहते हैं अलग अलग जगहों पे, और आज हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को समझने के लिए। और आपने कुछ और साथियों को इकट्ठा कर रखा है, ये भी है। जी, मैं असल में हमारे साथ जो पत्रकार अभी जुड़ेंगे जी, वो महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज पकड़ते हैं, नब्ज जानते हैं और लंबे समय से प्रिंट और टेलीविजन में रहे हैं। और जहां हम खड़े हैं राजीव जी, आपने बता ही दिया, ये मुंबई का एक बड़ा फेमस लैंडमार्क है, मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं। तमाम हिंदी फिल्मों में इस सड़क को दिखाया गया है। और थोड़ा अगर बिल्कुल आप जब दिखा रहे हैं तो ये पत्थर जो है ये भी बताइए। ये पत्थर भी देखिए, यहाँ पे समंदर जो है वो मिल रहा है, लहरें, और वो ऊपर तक ना आ जाए हाई टाइड में, इसके लिए बड़े बड़े पत्थर मुंबई में जगह जगह आपको दिखाई देंगे। और दूसरा कि जिस रेस्टोरेंट को अभी आप दिखा रहे थे, पिज्जा बाय द बे, मैं मुंबई में जब रहा करता था तब इसका नाम हुआ करता था
जैज बाय द बे, और यहाँ बैंड भी होता था और हम लोग अक्सर उस बैंड को सुनने यहाँ आते थे। लेकिन आज राजनीति की बात करेंगे और देखिए पॉलिटिक्स बाय द वे करेंगे। पॉलिटिक्स बाय द बे पॉलिटिक्स बाय द बे करेंगे। और इस पॉलिटिक्स बाय द बे में महाराष्ट्र बहुत सरप्राइज देने वाला है। महाराष्ट्र बहुत अच्छी खबर 2019 में एनडीए के लिए लेकर आया था। 48 में से 41 सीटें और बीजेपी 25 सीट लड़ी थी और 25 में से 23 सीटें बीजेपी को मिली थी यहाँ से। इस बार जैसा आपने बताया कि सीन बदल चुका है और बदले हुए सीन को पे हमारे जो पत्रकार मित्रगण हैं वो बहुत डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल, तो चलिए हम लोग जरा धीरे धीरे उनके पास चलते हैं। हमारे 3 साथी मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त और जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को। और इन तीनों से पहले आपका परिचय करवाएंगे हम और उसके बाद इनसे समझेंगे कि यहाँ की राजनीति में चल क्या रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से देश की राजनीति को आप समझेंगे। देखिए हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी हैं। रणधीर कांबले जी हैं, आप जानते हैं रणधीर कांबले जी को आप कई टेलीविजन चैनल्स में देख चुके होंगे। एक जाना पहचाना टेलीविजन का चेहरा, लंबा अनुभव पत्रकारिता का, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर सूर्यवंशी जी। डीवी लाइव पे कई बार आप देखे होंगे सुधीर सूर्यवंशी जी को। और सुधीर सूर्यवंशी जी न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल जो बीट है उसका पूरा का पूरा जो उसको मथ डालना जो कहते हैं वो मथते रहते हैं सुधीर जी। सुधीर जी आपका स्वागत है। आपका स्वागत है रणधीर जी। और एक हमारे बहुत अहम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदाम गंगावने। सुदाम गंगावने जो हैं ये लोकल यहाँ की पॉलिटिक्स को बीट वाइज, चाहे वो कल्याण का मामला हो, जो मुंबई के हमारे दर्शक साथी हैं अच्छी तरह से कल्याण समझते होंगे, थाने समझते होंगे, अंधेरी समझते होंगे, या जहां हम इधर मरीन ड्राइव या नरीमन पॉइंट पे हैं इसको आप समझते होंगे। तो ये सब लोकल चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और प्रशांत टंडन जी तो हैं ही, और आप सब जो जुड़े हुए हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चर्चा शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। पहले आपसे ही शुरू करें क्योंकि अभी आप थोड़ी सी भूमिका यहाँ पे रख रहे थे प्रशांत जी कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में 41 सीटें पिछली बार एनडीए को आई थी। जहां तक मुझे ख्याल आता है 23 सीटें 23 सीट्स बीजेपी को गई थी, 18 सीटें शिवसेना को थी, एनसीपी के खाते में 4 सीटें गई थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था, यहाँ एआईएमआईएम को भी 1 सीट मिली थी। ऐसे 48 सीटें जो हैं वो उनका बंटवारा हुआ था। लेकिन इस बार उसमें क्या कुछ होने जा रहा है हमारे 3 साथी तो बताएंगे ही, लेकिन ओपनिंग कमेंट आपसे। देखिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी पहेली जो है वो बन गई है भारतीय राजनीति में, बीजेपी के लिए और महाविकास अघाड़ी के लिए। और महाराष्ट्र तय करेगा कि 4 जून को दिल्ली में क्या होने जा रहा है। हम लोग अक्सर कहते हैं यूपी तय करता है, इस बार मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र एक बहुत अहम भूमिका में है और महाराष्ट्र कहानी को पलट सकता है। जिसको बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव पलट गया, तो वो चुनाव पलट गया वो महाराष्ट्र से तय होगा कि 4 तारीख को महाराष्ट्र क्या कहता है। और 20 तारीख को यहाँ पे अब चुनाव खत्म हो रहा है, आखिरी फेज है, और उसमें मुंबई की 6 सीटें, अब मुंबई में 6 में 3-3 का बंटवारा हो गया था। उस वक़्त की शिवसेना, उस वक़्त की जब अनडिवाइडेड शिवसेना और बीजेपी के बीच में। तो अभी समझ लेते हैं, पूछ लेते हैं हमारे तमाम साथियों से कि महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है। और जरा आपसे सबसे पहले आपसे पूछूं, समझना चाहूँ कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। इसलिए क्योंकि जब से यहाँ टूट फूट की नौबत आई, सरकार बदल गई, शिंदे साहब जो हैं वो कुर्सी पे बैठ गए, उद्धव ठाकरे को क्या उसके बाद से कोई सिंपैथी है यहाँ के लोगों में उद्धव ठाकरे को लेकर? क्या कोई सिंपैथी है चाचा भतीजा में? चाचा जो अलग हो गए यानी कि अजित पवार, उसके बाद कोई सिंपैथी है क्या सुधीर जी इन लोगों में? रणधीर जी, माफी चाहूँगा रणधीर जी, कि आने वाला समय जो होगा वो शायद बेहतरी के लिए हो इन लोगों के लिए। बिल्कुल एक लहर है
और बीजेपी जिस तरह से चाहती थी और सोचती थी कि महाराष्ट्र में उनकी जो ताकत है बढ़ेगी, इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए इस बार, क्योंकि जिस तरह से टूट फूट की राजनीति यहाँ की गई है, महाराष्ट्र की जनता इसको पॉजिटिवली नहीं देखती है इस तरह से राजनीति करना, क्योंकि जिसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, जिसको जेल में डालने की बात कही, वो ही आप ही के साथ आ गए। जिनकी पार्टी के साथ आप 25 साल से गठबंधन में राजनीति करते थे, उन्हीं को तोड़ दिया, उन्हीं की पार्टी खत्म कर दिया। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, जिस तरह से उनका प्रचार दौरा हो रहा है, इसमें से साफ दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और अच्छी तरह से उनके बारे में सोच रखने वाले पब्लिक उभर के आई है। और कॉमन जो शिव सैनिक है, जो ओरिजिनल शिव सैनिक है, जो मराठी के लिए लड़ता आया है शिवसेना के साथ, मराठी के मुद्दे पर शिवसेना के साथ हमेशा रास्ते पर उतरा है, वो शिव सैनिक है, कॉमन शिव सैनिक, वो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ अभी भी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोकण में हमेशा जिस तरह से शिव सैनिक काम करता है, शिवसेना का जो बेस है वो मुंबई और कोकण जो माना जाता है, उसमें अभी भी अच्छी पकड़ रखी है शिवसेना ने। और पश्चिम महाराष्ट्र का अगर आप बात करते हैं तो पश्चिम महाराष्ट्र में अजित पवार की राजनीति को लेकर बहुत ही भारी समस्या है। और शरद पवार जिस तरह से काम करते हैं इतने सालों से, जिनको जानता राजा, जो सबका दुख जानने वाला राजा की उन तरफ उनके कहा जाता है, और उन्हीं की राजनीति तोड़ने की बात की जा रही है। और जिस तरह से आप अगर अलग अलग पश्चिम महाराष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, बारामती देखिए, सातारा देखिए, माडा देखिए, कोल्हापुर देखिए, हातकणंगले देखिए, या पुणे की मावळ देखिए, ये सब में आप अगर देखेंगे तो इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं है। बहुत बड़े बड़े नेता उन्होंने अपने तरफ खींचे हैं, लेकिन वो नेता कितने कारगर साबित हो सकते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा ज़रूर। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बारामती में एक मैसेज गया है कि अजित पवार अच्छे नेता है, हमारे अजित आने वाले दिनों में अजित पवार की राजनीति बारामती के लिए, महाराष्ट्र के लिए अच्छी है, ऐसा मानने वाला गुट होगा। फिर भी शरद पवार जी ने आज तक महाराष्ट्र के लिए जो किया है, उनकी राजनीति खत्म करने की जो बात अजित पवार के कंधों पर बंदूक रख के की जा रही, वो उसके खिलाफ लोग हैं। इससे ये साफ होता है कि शरद पवार के खिलाफ लोग नहीं जानना चाहते, और अजित पवार भले ही उनका आने वाले दिनों में राजनीति के लिए नेता के तौर पर उनको सामना करना पड़ा, उनसे जुड़े रहेंगे, लेकिन शरद पवार के खिलाफ लोग जाने के लिए तैयार नहीं बड़ी संख्या में। बारामती में जो भाभी और ननद के बीच जो अभी चुनाव वोट हुआ है, तो कौन भारी है? वही मैं अभी बता रहा था कि सुप्रिया सुले जिस आसानी से अब तक वहां से चुनकर आती थी, इतना आसानी से नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल जरूर है कि शरद पवार की राजनीति खत्म करने के लिए जिस तरह से चाल चली जा रही है, वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है। और सुप्रिया सुले कनेक्ट है लोगों से, शरद पवार कनेक्टेड है, बहुत सारे कार्यकर्ता, यंगस्टर और अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो अजित पवार के साथ है। फिर भी जो ग्राउंड रियलिटी है वो अगर देखी जाए तो सुप्रिया सुले के साथ बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि शरद पवार के साथ सिंपैथी भी है, लीगेसी है, सिंपैथी है, और उन्होंने काम जो किया है, बहुत सारी चीजें हैं कि जो भी काम है, जो जो संस्थान है, जो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वो शरद पवार राजनीति में है इसलिए बारामती में आए हैं। उसके बाद शरद पवार है इसलिए अजित पवार का जो सब रुतबा दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, ये भी लोगों में पर्कुलेट हुआ है। तो बारामती सुप्रिया सुले के लिए हर वक्त की तरह आसान नहीं है, लेकिन उनका पगला भारी है। नीचे जाएंगे आप सातारा में, जहां शरद पवार की पिछले मोदी की बहुत बड़े लहर थी, उसके बावजूद भी एनसीपी का जो सांसद है वो चुनकर आया था। क्यों आया था? शरद पवार जी ने जो बारिश में जो स्पीच दिया था, बारिश में जो रैली हुई थी, उसका जो असर हुआ था पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में, तो उस वक्त वो सीट आई थी। इस बार वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज माने जाने वाले उदयनराजे महाराज को टिकट दी है बीजेपी ने। लेकिन यही सवाल फिर एक बार खड़ा हुआ है कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भले ही हो, लेकिन वो हमारे लिए क्या करेंगे?
दूसरी बात यह है कि शरद पवार का हमेशा गढ़ माना जाता है वेस्टर्न महाराष्ट्र, जो शुगर लॉबी, शुगर फैक्ट्रीज के कोऑपरेटिव लॉबी हो, बैंकिंग की हो, मिल्क कोऑपरेटिव की हो, वो सब पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार जी के इस वजह से खड़ी हुई है। और शरद पवार इसीलिए लोगों से गांव तक जुड़े हैं। तो वहाँ भी जो उन्होंने विधायक दिए हैं, जो एनसीपी के विधायक थे और पूर्व मिनिस्टर भी थे, वो जो लोगों से जुड़े हुए, वो भी इतने बड़े नहीं होने के बावजूद भी लहर के कारण उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इस बार पगड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नीचे अगर आप जाएंगे तो माढ़ा में जहाँ आता हूँ एक एक करके पूरा समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक कमेंट लेना चाहता हूँ जल्दी से सुधीर जी आपसे भी। और महाराष्ट्र की राजनीति को पहले हम समझें। हमारे जो दर्शक हैं, जो नॉर्थ इंडिया के खासकर दर्शक हैं, उनको जरा समझाइए कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब से ये फूट, दो दलों में फूट के बाद अब यहाँ पे लगभग 6 दल हो गए ना। अब देखिए, एनसीपी के 2 पार्ट हो गए, 2 ये शिवसेना के 2 पार्ट, ये 4 हो गए, एक कांग्रेस, एक भाजपा, 6 तो प्रमुख रूप से हैं ही, वो साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है अगर इन दोनों में देखा जाए? शिवसेना और एनसीपी दोनों में फूट है। इसी की बात पहले करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की बाद में करेंगे। क्या दिखता है? टंडन जी ने काफी अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, पहेली। महाराष्ट्र की पहेली नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट, पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान ढूंढना चाहता है कि ये पहेली क्या है एग्जैक्टली। वो सुलझना चाहता है कि पहले किस तरफ जाएगा, कौन सुलझाएगा। और जैसे टंडन जी ने भी यही भी कहा कि महाराष्ट्र जैसे यूपी डिसाइड करता था, उसी तरह महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है वो चुनाव बदलने की ताकत रखता है। जब भी हिमालय पे ऊपर कोई अटैक होता है तो सह्याद्री पहले भाग के जाता है। तो महाराष्ट्र की ये ताकत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, शाहू है, फुले है, अंबेडकर है, संतों की भूमि है। ये भूमि में क्या नहीं है? तो इसी वजह से ये भूमि है, किसी की सामने न झुकने वाली ये भूमि है। औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब की जो दफन भूमि यहाँ ही महाराष्ट्र में है। तो इसलिए महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि ये चुनाव बदलने की ताकत रखता है, बदल दिया है। ऐसा लगता है जब लोगों के साथ घूमते हैं, बात करते हैं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सभाओं में लोग बड़े पैमाने में आ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, लोग कनेक्ट हो रहे, उनके पास ना पार्टी, उनके पास ना सिंबल, उनके पास ना कार्यकर्ता, उनके पास ना इलेक्शन कमीशन, उनके पास ना ईडी, ना सीबीआई, कुछ भी नहीं है। तभी भी लोग बिना कुछ लिए बगैर उनके साथ आ रहे। शरद पवार के लोग जुड़ रहे, उनके पास कुछ नहीं, उनके पास पार्टी नहीं, सिंबल नहीं, कुछ नहीं, तभी भी लोग जुड़ रही है। तो आप देखो, आप बम्बई सिटी में यहाँ पे बड़ा समुंदर है, नरीमन पॉइंट, उसको क्वीन नेकलेस हम कहते हैं यहाँ पे, विक्टोरिया रानी के जैसे क्वीन नेकलेस की वजह से। तो यहाँ पे बॉलीवुड भी है। बॉलीवुड फिल्म में आपको याद होगा, जो हीरो रहता है उसके पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन पब्लिक उसके साथ में रहती है। जो विलन रहता है उसके पास सब कुछ रहता है, लेकिन उसके साथ पब्लिक नहीं रहती। तो यही बॉलीवुड जहाँ पे है, वहां पे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास कुछ नहीं था, लेकिन पब्लिक था। पब्लिक है, वो दिखाई दे रही है। मोदी और शाह जैसे बीजेपी की जो लीडरशिप उनके लगा, उनकी पार्टी छीन लेंगे, इनका सिंबल छीन लेंगे, विधायक छीन लेंगे, एमएलए छीन लेंगे, उनके पास कुछ रहेगा नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से वो गलत साबित होते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की हम जब बात करते तो सभी लोग मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ है। इसी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की भरभक्कम सरकार है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तभी भी जब लोगों से बात करने के बाद एक बात स्पष्ट क्लियर होती है, यहाँ का जो मूड है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूड है। लोगों को पसंद नहीं है जिस तरीके से पार्टी तोड़ी गई, जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे ने बनाई हुई पार्टी उसके बेटे के साथ न जाती, वो दूसरे के साथ गई। भतीजा जो चाचा की सिवा एक घर के पैर नहीं रख सकता, वो भतीजा ने पूरी पार्टी को दे दी। तो जो 84 ईयर ओल्ड शरद पवार है वो चल नहीं सकते, बीमार है, तो उसके साथ में लोग जुड़ रहे हैं। तो यही एक कहानी है महाराष्ट्र की, जो पहली वो धीरे धीरे सुलझ रही है। मेरा एक सवाल है आपसे, महाराष्ट्र एक साथ 2 चुनाव लड़ रहा है। एक चुनाव तो लोकसभा में अपने सांसद भेजने का है, और दूसरा असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है,
ये भी चुनाव होगा। इसी चुनाव में 4 तारीख के बाद क्या महाराष्ट्र में एक और शपथ ग्रहण होगा? इन दोनों सवाल पे जरा अपनी बात रखिए। देखो, सर ने अच्छा सवाल पूछा, इसका जवाब मोदी जी ने दे दिया है। मोदी जी ने कहा है उद्धव और मेरे बीच में ऐसे कोई निजी चीज नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। जब भी कुछ कुछ होगा, कुछ जरूरत लगेगी, मैं पहला आदमी होगा उद्धव ठाकरे को हेल्प करने के लिए। उद्धव ठाकरे जब बीमार थे, मैं फोन करता था उनकी जो वाइफ है रश्मि ठाकरे, उनको कि उनकी तबीयत कैसी है। तो जिस आदमी का पार्टी आपने छीना, जिस आदमी का सिंबल छीना, उस आदमी के लिए आप बोलते हैं उनके वो अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदारी बढ़ा रहे हैं। तो इसमें चीज क्लियर होती है कि हवा का जो दौर है, जो रुख है, किस तरफ बह रहा है। राजनीति में 2+2=4 नहीं होता है, यहाँ तो केमिस्ट्री है ना। देखो, मैं वही बात करता कि अजित पवार, शिंदे और बीजेपी के साथ में मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स में मैथमेटिक्स से बराबर तुमको केमिस्ट्री भी चाहिए। वो केमिस्ट्री मिसिंग है। शिंदे गुट और अजित पवार गुट की जो केमिस्ट्री होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रही है ग्राउंड पे। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के जो शिंदे, अपना अजित पवार, अपना शरद पवार के गुट है, उद्धव ठाकरे गुट है, कांग्रेस है, वहां पे केमिस्ट्री दिख रही। शिव सैनिक जो मेरे ख्याल से सुप्रिया सुले के लिए, बाकी कांग्रेस के लिए दिन जान लगा के लड़ रहे, लोगों के घर के बाहर निकाल रहे। तो मेरे ख्याल से जैसे सर ने पूछा, ये विचारधाराओं की भी लड़ाई है। ये तय करेगा कि महाराष्ट्र का जो विवेक है, जिसको हम मॉरल कंपास कहते हैं, वो किस तरफ है। महाराष्ट्र जो खोखे सरकार और 50 CR और जो तोड़ मोड़ की राजनीति, उस तरफ झुकने वाला महाराष्ट्र है कि विवेक के साथ जाने वाला महाराष्ट्र है, ये डिसाइड करने वाला ये इलेक्शन है। इसलिए रियल शिवसेना और डुप्लीकेट शिवसेना, आप कितने भी किसी को डुप्लीकेट शिवसेना कहने दो, लेकिन जब तक लोग आपके साथ में नहीं, तब आप ओरिजिनल हो नहीं सकते। मेरे ख्याल से इलेक्शन शरद पवार और उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये चारों का भविष्य तय करने वाला इलेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप। और दोस्तों, आप जानते हैं कि 48 सीटें महाराष्ट्र में, और खासकर उत्तर प्रदेश के बाद ये दूसरे नंबर का स्टेट है। और यहाँ से 2024 के चुनाव में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय होता है। ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 48 सीटें ये और 80 सीटें वहां की, ये दोनों मिलकर के 128 सीटें बनती हैं। और ये 128 सीटें, और इसमें मैक्सिमम पार्ट जो ले गया अपने हिस्से में, वो वहां तक पहुंचने में बहुत कामयाब होता है। और पिछली दफा आप याद कीजिए कि बीजेपी वहां तक पहुंच गई थी, क्योंकि 80 में से उधर 62 सीटें बीजेपी को वहां आई थी और 23 सीटें यहां आई थी। जबकि पूरा जो इनका गठबंधन था शिवसेना के साथ, ये मिलकर 41 सीटें, 41 सीट्स। जरा हमारे एक और साथी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी एक सवाल इनसे भी करना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा कि शिंदे साहब का जिक्र बहुत हो रहा है। उनका एरिया ठाणे, कल्याण, ये सब एरिया, उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, शायद कल्याण से हैं, है ना। क्या कुछ चल रहा है वहां पे, और कितना लोग स्वीकार कर रहे हैं नए नवेले मुख्यमंत्री को? देखिए कैसा है राजीव जी कि एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं, ये तीसरी बार मैं जहाँ रहता हूँ कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, वहाँ से वो महायुति के उम्मीदवार है, डॉक्टर है। सिटिंग जो सांसद थे आनंद परांज पे, उनका टिकट काटकर 2014 में उनको वहाँ से टिकट दिया गया था, जबकि उनकी पढ़ाई भी हो रही थी। और अभी जो है माहौल वहाँ का ऐसा है कि एकनाथ शिंदे, ये जो गढ़ है, ये शिवसेना का ठाणे बहुत फेमस है, क्योंकि मुंबई में और शिवसेना को जो एंट्री मिली थी वो ठाणे से मिली थी। और ठाणे गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि आनंद दिघे का जो स्टाइल है वो बहुत परिचित है, पूरे महाराष्ट्र में परिचित है। जिस प्रकार से आनंद दिघे रात भर काम करते थे, और इसी के वजह से ठाणे प्रसिद्ध है। और अभी जब आनंद दिघे जाने के बाद 2004 में एकनाथ शिंदे को वहाँ का जिला प्रमुख पद दिया गया था। अभी उस बात को तकरीबन 22-23 साल हुए हैं। और ऐसे हालात में 2019 के बाद ये रिपीट हो जाते हैं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो मेरे चुनाव क्षेत्र में कल्याण से, और 21 और 22 में शिवसेना 2 पार्ट में चली जाती है। उद्धव ठाकरे के बारे में वो जिस प्रकार से वो उनको नीचे खींचा गया था, तो ये वो गढ़ में बेस वोटर है शिवसेना का, उनको पसंद नहीं हुआ है। और जहाँ तक मैं अभी दोनों चुनाव क्षेत्र में घूमता हूँ, भिवंडी में घूमता हूँ, भिवंडी में कपिल पाटिल है जो तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है,
कल्याण में है, तो बेस वोटर जो है वो बहुत बुरी तरह से नाराज है। कल अगर उद्धव ठाकरे की रैली डोंबिवली में हुई थी, बहुत ज्यादा लोग भीड़ हुए थे, बरसात हो रही थी, उसके बावजूद भी लोग खड़े थे, लोग बहुत आए थे और बेस वोटर नाराज है। और ये आने वाला जो 20 तारीख है वो अपनी नाराजगी उसमें दिखा देगा और 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, क्योंकि जैसे सुरेंद्र साहब ने बोला, टंडन जी ने बोला कि महाराष्ट्र के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है कि जितने तादाद में 2019 में ये लोग आए हुए थे, 2014 में ये लोग आए हुए थे, क्योंकि अभी मोदी की सभा 15 मई को वहाँ हुई थी। लेकिन जितना जो प्राइम मिनिस्टर जब कोई आता है तो जितनी भीड़ इकट्ठा होने वाली थी, 2 लोकसभा चुनाव है, तो मतलब भिवंडी के 24 लाख वोटर है और मेरे कल्याण के 22 लाख है, तो 40 लाख लोगों में से मुझे लगता है कि 15-20 हजार लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, वो संख्या कम है। तो और जो ग्राउंड लेवल में जो घूमता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि बेस वोटर नाराज है और वो अभी कुछ बोल नहीं रहा है डर के मारे, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे का जो काम करने का तरीका है उसके वजह से बहुत सारे लोग कम बात करते हैं, रैली में नहीं जाते। वो जो लोग हैं वो अपना जो गुस्सा है वो 20 तारीख को दिखा देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि बेस वोटर जो हैं वो नाराज हैं और ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि शिवसेना में 2 फाड़ और एनसीपी में 2 फाड़, और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ये महाराष्ट्र का चुनाव क्या 2014 और 2019 से अलग है, और अगर ये अलग है तो फिर क्या ये उसी दिशा में जाता हुआ ये चुनाव दिखाई दे रहा है प्रशांत जी, जो हम वहाँ पर खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, है ना? देखिए 2019 की हम बात कर रहे हैं राजीव जी, और हम जहाँ खड़े हैं, ये जो पीछे बिल्डिंग मेरे दिख रही है, इस बिल्डिंग में ओबराय होटल की बिल्डिंग में आतंकवादी हमला हुआ था। ट्राइडेंट की बिल्डिंग में आतंकवादी हमला हुआ था और इस सड़क पे ही आगे जाके कसाब पकड़ा गया था। वो पुलवामा और बालाकोट ने उस पूरी याद को, जिसको कहें कि जख्म को हरा कर दिया, और उसका सेंटीमेंट मुझे लगता है कि 41 सीटें 48 में से आ गई एनडीए को। तब शिवसेना और बीजेपी एक ही तरीके की राजनीति कर रही थी। वोट भी शिफ्ट हुए होंगे ना? वोट भी शिफ्ट हुए। वो मेरा सवाल अपने अभी महाराष्ट्र के साथियों से होगा कि बीजेपी को शिवसेना का कितना वोट शिफ्ट हुआ, एक सवाल। और दूसरा एक सवाल कामले साहब मेरे जहन में जो आता है कि शिवसेना ने पिछले 3-4 साल में वैचारिक रूप से बहुत बड़ा फासला तय किया है। एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को छोड़ के वो एक सेकुलर पॉलिटिक्स में आई है, और उसका क्या नॉर्थ इंडियंस जो मुंबई में है उनका क्या असर होगा वो शिवसेना पे, इस शिवसेना पे, और मुस्लिम्स पे क्या असर होगा। और ये जो वैचारिक फासला तय किया है शिवसेना ने, ये इसकी क्या भूमिका होगी 2024 में? बहुत सारे सवाल आपके ऊपर रख चुके हैं प्रशांत टंडन जी। जरा मैं इस साइड आ जाता हूँ। जी कमले साहब, जरा बताइए, बहुत सारी बातें जो पूछ रहे हैं और उसमें भी जो 2019 का जिक्र करके, और 2019 से पहले और पहले चले 2014 से पहले भी तो कसाब का मामला, उसके बाद पुलवामा का मामला, उसके बाद ऑनगोइंग देख ही रहे हैं। जिस तरह से टंडन सर जी ने पूछा कि महाराष्ट्र में शिवसेना का जो राजनीति का जो जिस तरह से हिंदुत्व से लेकर कांग्रेस तक का जो सफर है, उससे क्या फर्क पड़ा। बेसिकली हिंदुत्व हमने छोड़ा नहीं है, ये बार बार उद्धव ठाकरे जी बता रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व जो है इस भारत देश के हर धर्म को एक साथ लेने वाला, विकास की राजनीति करने वाला हमारा हिंदुत्व है। ये बार बार ये दोहराते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व से जुड़ा हुआ जो वोटर है वो शिवसेना नहीं छोड़ना चाहते, उद्धव ठाकरे नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया कोरोना के वक्त, उस वक्त जिस तरह से उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी दी, जिस तरह से जो साइक्लोन आया उस वक्त उन्होंने फास्टली रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए वो काम किया। तो जिस तरह से काम किया, उनकी जो छवि है, जो उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री पद के से उतरने के बाद जिस तरह से लोगों ने उनकी सराहना की, और जिस तरह से
मुस्लिम वोटर इस बार सोच रहा है कि उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद से जाना हमसे बहुत ही बुरा लगा। इसका मतलब ये है कि अब शिवसेना ने अपना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना चेहरा बदल लिया है, राजनीति का चेहरा बदल लिया है। उन्होंने मुस्लिम भी साथ अपने साथ किए गए हैं, उसके साथ साथ हिंदुत्व के जो वोटर है उनको भी उन्होंने दूर ना धकेला जाए इस तरह से राजनीति की है। इसीलिए वो राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन हिंदुत्व हमारा अलग है ये भी बार बार दोहराते रहे। इससे ये साफ है कि दोनों तरह से एडिशनल वोटर उनके पास आया है। उसके साथ साथ हिंदुत्व का, भले ही बड़े पैमाने में मोदी जी के साथ हिंदुत्व का। ये बताइए कि शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस, एनसीपी पवार गुट, ये और उधर का शिंदे गुट, अजीत पवार और बीजेपी काफी मजबूती के साथ पिछला चुनाव लड़ी थी। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका जिक्र कर ही रहे, प्रशांत टंडन जी भी किए, हमारे साथी सूर्यवंशी जी भी किए। अभी कौन मजबूत दिखाई देता है और क्यों? मजबूती की अगर बात की जाए तो बहुत सारे इतने आसान बीजेपी के लिए ये चुनाव नहीं है, ये स्पष्ट है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का जिस तरह से अभी सुधीर जी ने जिक्र किया कि उनको जो रैली हो रही है उसमें कॉमन मैन, यंगस्टर हो और जो गरीब आदमी हो, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति से ज़्यादा संबंध नहीं होता है, वो आदमी उनके रैली में दिखाई दे रहा है। बहुत बिना पैसे के, बिना कुछ प्रलोभन के अलावा वो कॉमन मैन उनके रैली में आ रहा है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के रैलीज को बहुत सारे अच्छे जैसा रिस्पांस मिला है, यही वजह है कि उनके प्रति सहानुभूति है। दूसरी बात है शरद पवार जी की। शरद पवार जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इतने सालों से काम किया है, तो उनसे लोग फिर एक बार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि यहाँ तो जोड़ तोड़ की राजनीति जिस तरह से की है, एकनाथ शिंदे के साथ बहुत सारे चुने हुए लोग, नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, बहुत सारे ताकत से उनके साथ गए हो। वहाँ अजित पवार जी के साथ बहुत सारे विधायक गए ऐसे दिखाई दे रहा है। फिर भी जिस तरह से कॉमन मैन है, कॉमन मैन इन लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूरल एरिया में लोग गैस की कीमतें हो, महंगाई का हो, नौकरी का इश्यूज हो, बहुत सारे इश्यू से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उसकी बात करने वाले लोग नहीं है राजनीति में। राजनीति के जिस तरह से प्रचार देखे गए तो आपको ये दिखाई देगा कि हमारा, अगर आपने कांग्रेस को वोट दिए तो पाकिस्तान में जल्लोश हुआ। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, लोगों को मतलब है महंगाई से, लोगों का मतलब है यहाँ की नौकरियों से, लोगों का मतलब है यहाँ के किसानों का जो उत्पाद आता है उसको किस तरह से भाव मिले, इससे लोग जुड़े हुए। और इससे लोग क्यों मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, मटन, मछली, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता? इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ सेंटीमेंट, कुछ पॉकेट्स में जरूर पड़ेगा, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में हर रोजमर्रा के जो सवाल है उस पर कोई बात करेगा, उसके साथ लोग जाना चाहते हैं। क्योंकि लोग हर रोज देखते हैं, ट्रेन में मुंबई जैसे अगर आप जाते हैं तो जानवरों से बदतर जो आपका जो हर रोज का ट्रेन का जो सफर है वो दिखाई दे रहा है। लोगों को गैस लेने जाते हैं तो उस तरह से क्या होता है, स्कूलों की क्या स्थिति है वो लोगों को समझ में आती है, महंगाई की समझ में आती है। जिस तरह से किसान, महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र का किसान प्याज उगाता है, ज्वारी उगाता है, धान उगाता है, कपास उगाता है, उनको उनके उपज को भाव नहीं मिल रहा है, वो जमीनी हकीकत है। और वो उससे जुड़ा हुआ कॉमन मैन को ये इमोशनल मुद्दे इस बार तो ज्यादा रास नहीं आ रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इमोशनल मुद्दे, बहुत सही आप कह रहे हैं, ये रास नहीं आ रहे हैं, और ये बात हम लोग लगातार पूरे नॉर्थ इंडिया में भी देख रहे हैं, दूसरे जगहों पे भी देख रहे हैं। एक बार सुधीर जी आपके पास फिर से आना चाहता हूँ। सुधीर जी, आप अभी पूरा महाराष्ट्र घूम के आए हैं, अभी चर्चा चल रही थी, आप बता भी रहे थे। जरा महाराष्ट्र को, हालांकि कामले जी ने थोड़ा सा उसको और डिस्क्राइब किया और अलग अलग सीटों के हिसाब से भी किया, हमारे साथी सुदाम जी ने भी किया। आपसे जरा अलग अलग पॉकेट्स, महाराष्ट्र को 2, 3, 4 पार्ट में, जितने पार्ट में बांट सकते हैं बांटकर जरा आपसे समझूं कि यहाँ अब जैसे विदर्भ का पार्ट है, कोंकण का पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, इन सब पार्ट में क्या स्थिति है और यहाँ से क्या कुछ एक आकलन कर सकते हैं कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है? देखो, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, ये स्टेट विद इन द स्टेट है, जैसे यूरोप है। यूरोप में अलग अलग कंट्री, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहराव है, अलग अलग कल्चर है। वैसे ही महाराष्ट्र में
जो रीजन से उनकी भाषा, उनका डायलेक्ट अलग है। आप खानदेश में जाएंगे तो उनको आयरानी में ज़्यादा बात करते, विदर्भ में जाएंगे वराडी में ज़्यादा बात करते, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी में थोड़ा उनका लोकलाइज डायलेक्ट है, कोंकण में जाएंगे तो कोंकणी थोड़ा मालवनी टाइप वहाँ पे बात करते। तो ये खासियत महाराष्ट्र की, उसके बावजूद जो प्लूरलिज्म है उसके बावजूद उनकी जो यूनिटी है वो काफी भरभक्कम है। जैसे आपने पूछा विदर्भ का जिक्र, हम विदर्भ से शुरू करते, जैसे पहला फेज विदर्भ में शुरू हुआ था लोकसभा इलेक्शन का। विदर्भ में मैंने विदर्भ में घूमने के बाद में एक चीज स्ट्राइकिंगली देखी, कांग्रेस का गढ़ विदर्भ रहता था एक जमाने में, लेकिन नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के उदय के बाद में वो गढ़ खिसक गया। लेकिन आपने देखा होगा 2019 का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी का जो गढ़ था वो थोड़ा खिसक गया। वहां पे सबसे ज्यादा कांग्रेस के एमएलए चुन के आए, जो 40 एमएलए, उनसे सबसे ज्यादा नंबर विदर्भा से। विदर्भा में मराठा की जो सबकास्ट है कुणबी कम्युनिटी, वो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, और जो उनका जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र कांग्रेस का नाना पटोले, वो कुणबी कम्युनिटी से आते हैं। तो कुणबी जो ओबीसी में आते हैं, तो मुझे लगता है कि विदर्भा में डीएम के फैक्टर काफी चला। डीएम की फैक्टर यानी कि क्या, डी यानी कि दलित, एम यानी कि मुस्लिम, एंड के यानी कि कुणबी। वो कांग्रेस की वोट बैंक थी एक जमाने पे। कुर्मी है वहाँ पे? हाँ, कुणबी कुणबी जो कुणबी नहीं, वो मराठा के एक सबकास्ट है, वो ओबीसी में आते हैं, मराठा ओपन में आते हैं। वो पूरे विदर्भ में सब कुणबी है मैक्सिमम 90%। वो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ चली गई। इसके वजह से दिल्ली में आपने भी चर्चा सुनी होगी कि नितिन गडकरी की सीट भी फंस गई इस बार। ये कॉम्बिनेशन, ये सच है क्या? ये सच है, क्योंकि विदर्भा में ये डीएम का फैक्टर काफी बड़ा फैक्टर है। इस फैक्टर के चलते लोगों ने वोटिंग किया हो तो सही मायने में नितिन गडकरी की सीट फंस गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को काफी ताकत उदाहा पे लगानी पड़ी। लेकिन 4 जून को रिजल्ट के बाद अपने को पता चलेगा क्या होने वाला। दूसरा रीजन आता है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा रीजन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा जरंगे फैक्टर का, जो मराठा रिजर्वेशन के लेके जिन्होंने अनशन किया था, बाद में उनको पता चला कि सीएम ने उनका फंसाया। जो नोटिफिकेशन निकला था, जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड नहीं था, अलग ही तरीके से नोटिफिकेशन था। इसलिए वहां पे M3 फैक्टर है मराठवाड़ा में, मराठा, मुस्लिम और दलित फैक्टर। वो फैक्टर के चलते हुए लोग ऐसे करें कि मराठवाड़ा में बीजेपी को एक सीट भी जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां पे मराठा का जो पोलराइजेशन है, हर चुनाव में जाति के आधार पर पोलराइजेशन होता है। वो 50% जरांगे खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, जरांगे चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली। तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव मराठा ने जीतने वाले कैंडिडेट के बजाय हराने वाले कैंडिडेट को हराने के लिए वोटिंग करो, ऐसे उन्होंने आह्वान किया था। तो मुझे ख्याल से मराठवाड़ा में इनका काफी बहुत बड़ा असर दिखेगा। दूसरा फैक्टर है मराठवाड़ा में सोयाबीन। पहली बार सोयाबीन का जो एमएसपी जो रेट है, वो एमएसपी के नीचे, जो गवर्नमेंट रेट देती है उसके नीचे सोयाबीन का प्राइस चल रहा है। तो उसकी वजह से सोयाबीन का जो किसान है मराठवाड़ा में, वो बहुत नाराज है। वहां पे पानी की काफी किल्लत है, जॉब नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए अशोक चव्हाण जैसे जो महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनके रैली में 10-20 लोग ही आ रहे थे। उनको लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मोदी की गारंटी मत देखो, मेरी गारंटी देखो और वोट बीजेपी की करो। म्हणजे वो सीट कंफर्म करने के लिए उनको राज्यसभा दिया बीजेपी ने, लेकिन वो सीट आएगी कि नहीं आएगी इसमें एक डाउट क्रिएट हो गया है। तो इसके वजह से मराठवाड़ा में जरांगे फैक्टर हो, सोयाबीन फैक्टर हो, किसान हो, बाकी गन्ने वाला किसान है, बहुत बड़े पैमाने में चला हो, इसलिए बीजेपी को काफी दिक्कत वहां पे हुई। दूसरी तरफ हम आते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र, जैसे शरद पवार को उसको गढ़ कहा जाता था, लेकिन जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके वजह से देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह उनको थोड़ा खिसकने का उनके साथ में लेने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन ये इलेक्शन में जिस तरह के शरद पवार ने 11th आवर पे, जैसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है और चाणक्य की नीति कहा जाती है, जो वलसे पाटिल जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, अपना विजय सिंह मोहिते पाटिल, और विजय सिंह मोहिते पाटिल अपने पाले में लेने के बाद में वहां के वेस्टर्न महाराष्ट्र गणित शरद पवार ने बीजेपी का बिगाड़ दिया। 3-4 सीटों पे उसका असर दिख रहा है। वो सांगली हो, सोलापुर हो, माडा हो, बारामती हो, सातारा हो, ऐसे सीटों पे उनका असर दिख रहा है।
तो मेरे ख्याल से शरद पवार के पास कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी चाल उन्होंने 11th आवर पे चली कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो चंद्रकांत दादा पाटिल, वो खुद कहने लगे कि हमारी 2-3 सीट जा सकती है उधर, फंस गई सीट। ऐसे तरह से उन्होंने 11th आवर पे राजनीति की। जब आते हैं हम खानदेश में तुम्हारे रावेर हो, जलगांव हो, दुलिया हो और ये 4 सीटें आती हैं, नंदुरबार हो। वो 4 सीटें मुझे पहले ऐसा लगता था कि बीजेपी वहां पे काफी मजबूत है। नंदुरबार में तो अभी बहुत भीड़ थी जब जिस दिन प्रियंका गांधी आई थी। जिक्र करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए केकवाक है और वाकोर है। और बहुत से जगह जैसे नंदुरबार के आपने जिक्र किया, तो गोवल पाडवी, वहां पे केसी पाडवी का बेटा चुनाव लड़ रहा है। उनको डमी कैंडिडेट कहा जाता था, लेकिन वो कैंडिडेट के लिए प्रियंका गांधी की रैली में कम से कम 4-4.5 लाख लोग 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में बाहर आए, और मोदी जी की रैली के लिए सिर्फ 70,000 समथिंग कुछ लोग आए थे। तो भीड़ ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र का राजनीति किस तरह बह रही है और किस तरह का हवा बह रही है। तो वहां पे मुझे लगता है कि सेन लगने की ज्यादा आशंका लगती थी, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो वहां पे भी सेन लग रही है कि इसका मतलब आप समझ सकते कि दूसरी जगह पे उसका क्या असर होगा। हम आते कोंकण, जहाँ पे मालवनी और शिवसेना का एक गढ़ रहा करता था, वहां पे नारायण राणे चुनाव लड़ रहे वहां उस जगह पे। तो मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे की रैली को जिस तरीके से भीड़ आ रही है, उद्धव ठाकरे के लोग चाह रहे हैं, एक बार मुझे लगता है कि वहां भी टक्कर, बहुत जबरदस्त टक्कर होने वाली है। और अभी जो मुंबई का अभी जो लास्ट जो फेज है, 5th फेज, वहां पे 13 सीटों के ऊपर इलेक्शन है, और 9 सीटें तुम्हारे MMR रीजन जिसको कहा जाए, जैसे NCR आप दिल्ली में कहती है, दिल्ली, पुरानी दिल्ली, और बाकी का जो एक्सटेंडेड सबब है, वैसे मुंबई और मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसमें न्यू बॉम्बे हो, ठाणे हो, कल्याण हो, डोंबिवली हो, ये सब इलाके आते। यहाँ पे मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे का हमेशा प्रभाव रहा है। वो प्रभाव अभी कितना दिखता है इलेक्शन में, ये तय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मुंबई में भी मामू फैक्टर काफी बहुत तेजी से चल रहा है। क्या है मामू? मामू यानी कि मराठी और मुस्लिम, 2 लोग एक साथ आ रहे। कभी उद्धव ठाकरे के साथ मुस्लिम कभी जुड़ता नहीं था, लेकिन जैसे रणधीर जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अलग राजनीति का रास्ता नापा है। जो उनके दादाजी थे प्रबोधनकार ठाकरे, वो हमेशा इंक्लूसिव राजनीति की बात करते थे, इंक्लूसिव रिफॉर्म की बात करते थे। उद्धव ठाकरे ने वही जो था लेगेसी, वो वही पकड़ी है। इसलिए वो मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, ईसाई भी उनके साथ सेफ महसूस करते हैं। उनके जो सिंबल है उसके ऊपर बटन दबाने के उनके मेरे ख्याल से ज्यादा हेजिटेट नहीं हो रहा है। पहली बार मैं देख रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो एक मराठी वर्सेस गुजराती होने की वजह से मराठी कंसोलिडेशन हो रहा है, और दूसरी बार तुम्हारा मुस्लिम जो 18% 20% मुंबई में है वो आ रहा है, और तीसरा सबसे जो नॉर्थ इंडियन है आपके भाई, उनके लिए भी बताना चाहता, जो लोअर कास्ट है और जो लोअर क्लास है उत्तर भारतीयों में, वो उद्धव के साथ जा रहा है। उनका यहाँ रहते हैं बम्बे में। मैंने काफी लोगों से बात किया जो उत्तर भारतीय है, उनका कहना है कि 1993 का ब्लामबास उन्होंने देखा है। उस टाइम पे शिवसेना थी, इसलिए हम लोग बचे। मुंबई में रहना है तो शिवसेना चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है जो उत्तर भारतीय है। जैसे एक तरफ ऐसा हो जाता है कि सब उत्तर भारतीय बीजेपी के साथ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नीचे का तबका है वो कह रहा है कि बॉम्बे को सेफ रखना है, बॉम्बे को डेवलप करना है, तो शिवसेना चाहिए। शिवसेना चली जाएगी तो बॉम्बे अनसेफ हो जाएगा, बम्बई अनसेफ हो जाएगा। इसलिए उत्तर भारतीय का तबका भी बिल्कुल उद्धव ठाकरे के साथ में जुड़ रहा है। तो उद्धव ठाकरे को सब तरफ से वोट आ रहे, सब तरह से लोग चाह रहे। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे खूबी उनकी राजनीति है। और इसमें ही जो पहली सर ने जो पहला सवाल पूछा था, उसमें ही धीरे धीरे पहले सुलझ रही है। एक किंग मेकर की भूमिका नजर आ रही है, जैसे कि बता रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो उद्धव ठाकरे गुट है या खुद उद्धव ठाकरे, वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। जरूर किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मुंबई और बाकी के रीजन की बात चल रही है, तो पूरे स्टेट में यह माहौल है कि एंटी एस्टेब्लिश जो बड़े नेता है, जो बड़े नेता, जैसे आप बाला साहब विखे पाटिल का नाम सुना होगा, तो बहुत सारी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेजेस, ऐसे बड़े बड़े नेता है। उनके लड़के के सामने एक आम
कार्यकर्ता खड़ा है, जिसके रैली को बहुत बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है, बहुत लोग ग्राउंड लेवल पर जवाब दे रहे हैं। इसका यही मतलब है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का जिस तरह से पर्कुलेट हुआ है नीचे लीडरशिप, तो उससे ये लोग खुद होके आए रहे। तो उद्धव ठाकरे किंग मेकर होना तो तय है, लेकिन इस बार ये जवाब भी दिया जाएगा लोगों की तरफ से कि महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीति चलेगी। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में आप तो असली और नकली का मामला भी चलेगा क्या? जरूर चलेगा, लोग जवाब देंगे, क्योंकि लोगों को बहुत ही गुस्सा है कि यहाँ इस तरह से राजनीति पर जिसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे, जिसको तो जेल में डालने की बात करते हो, वही आपके साथ आता है और उसको बड़े जोर शोर से आप कहते हो कि हमारे साथ आए हैं तो बहुत अच्छे हैं। ये लोगों को रास नहीं आया है, तो लोग अपना जवाब देंगे। जिस तरह से आज तक अलग अलग रैली में अपनी ताकत दिखाई है लोगों ने, वोटिंग के जरिए भी लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। और इस बार तो उद्धव ठाकरे की पहली बार जो छवि सामने उभर के आई है, एक अलग चेहरा की महाराष्ट्र का चेहरा करके आई है, उसका तो फर्क इस बार जो बहुत बड़े पैमाने में होगा। दोस्तों आप जानते हैं, देखिए पीछे हमारे ठीक पीछे समुंदर है और समुद्र जितना खामोश रहता है कई बार आप लोग देखते हैं, लेकिन जब उफान पे आता है तो कईयों को समेट लेता है अपनी बाहों में। और शायद यहाँ की राजनीति भी उसी कदर आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक खामोशी उस तूफान से पहले और उस उफान से पहले की जो खामोशी है उसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ हमारे मुंबई के जो साथी हैं और बता रहे हैं कि कैसे 4 तारीख को यहाँ कुछ और हम देखने वाले हैं। प्रशांत टंडन जी क्या कुछ कहेंगे इस पे? अब हम लोग बातचीत के अंतिम पड़ाव में हैं, तो पहेली को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहेली को आगे ये बढ़ाते हैं कि 4 तारीख को दिल्ली में जो कुछ भी होगा, हम ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार अभी चल रही है, ये वॉशिंग मशीन से निकली हुई सरकार है और वॉशिंग मशीन का स्विच दिल्ली में है। 4 तारीख को अगर दिल्ली की राजनीति पलटती है तो प्रधानमंत्री की शपथ तो बाद में होगी। मैं तो देख रहा हूं कि यहाँ एक और शपथ ग्रहण समारोह ना हो जाए। तो एक तो ये पहेली का एक हिस्सा है। दूसरा है कि मुंबई की 6 सीटें आधी आधी बढ़ गई थी पिछली बार, इस बार क्या होने जा रहा है? क्योंकि राजीव जी बहुत समय ये सर्वे गलत हो जाते हैं, एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक के अंदाज होते हैं ना, वो लगभग सही होते हैं। और अभी हमको देखो, हमारे तीनों साथियों ने यहाँ मरीन ड्राइव में खड़े हैं, पूरा महाराष्ट्र घुमा दिया। तो हमको ये समझना है इनसे कि अब 4 तारीख को होने क्या जा रहा है। क्या एक और शपथ ग्रहण यहाँ होगा? वॉशिंग मशीन का स्विच अगर वहाँ से बंद होता है तो, और क्या हो, नंबर्स क्या आने वाले हैं? सूर्यवंशी जी क्या कुछ होने जा रहा है? देखो, सर ने जो सवाल पूछा उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, लेकिन अलग एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। अजित पवार गुट के साथ छगन भुजबल है। छगन भुजबल ऐसे नेता है, वो कह रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ में बहुत सहानुभूति है। जो आदमी बार बार कह रहे हैं और उनके बारे में कंप्लेंट भी किया। जो शिंदे गुट के एमएलए है सुहास गांधी, उन्होंने कंप्लेंट किया कि ये शरद पवार की तुतारी का काम कर रही है और बैठे मोदी के साथ मंच में, लेकिन काम कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी का। वैसे दूसरे जो साथी है अजित पवार गुट के, नरवरी हरी झिड़वल, जो सभापति थे यहाँ पे विधानसभा में, वो भी शरद पवार गुट के साथ अंदरूनी खाने में मीटिंग में उनका एक फोटो वायरल हुआ काफी। और यही बात मैंने जो देखी, यही बात ग्राउंड पे दिख रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गन पॉइंट पे अजित पवार हो, शिंदे गुट हो, उनके साथ में लिया, लेकिन आप जब किसी को डरा के साथ में लेते हैं तो वो आदमी 100% आपके साथ रहेगा और काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। और मुझे वही फॉल्ट लाइन ये तीनों में दिख रही है। बहुत जगहों पे बीजेपी अकेले लड़ते हुए दिख रही है। आज भी उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग हैं, शिंदे गुट में जो लोग हैं और अजित पवार के गुट के लोग हैं, उनको लगता है उनका जो रियल बॉस है उद्धव ठाकरे है और शरद पवार ही है। जो अपनी जो फूट हुई है वो टेम्पररी है, हमको पुराने घर में ही वापस जाना है। इसलिए अंदर खाने में काफी लोग, शरद पवार और उनके गुट के लोग उनके फोन करके बोल रहे हम तुम्हारे साथ में हैं, हम इंतजार कर रहे हैं राइट मोमेंट का। जो मोमेंट आ जाएगा, जैसे उन्होंने 4 तारीख का जिक्र किया, वो 4 तारीख भी हो सकती है वो मोमेंट।
तो मुझे लगता है कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय अकेले चुनाव लड़ रही है, दो अलायंस पार्टनर होने के बावजूद। और दूसरी अहम बात है, इस बार बीजेपी में काफी खुद इंटर डिफरेंस चल रहा है, काफी कोल्ड वार चल रहा है बीजेपी की लीडरशिप में, क्योंकि बाहर के आने वाले के लोगों की वजह से, जैसे देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने खुद कहा कि अजित पवार आने से उनको काफी नुकसान हुआ, उनके कार्यकर्ता नाराज हो गए। बात सही है, क्योंकि अजित पवार उनका जो इरिगेशन स्कैम था, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उनका जिक्र किया था 70,000 करोड़ का, अशोक चौहान उनका आदर्श हाउसिंग स्कैम था, तो उसके वजह से, उनकी वजह से एक इपिटोम जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, एक भंडार करप्शन का, उनकी वजह से बीजेपी ने कई नेताओं ने अपना करियर बनाया, देवेंद्र फडणवीस हो, विनोद तावड़े हो, उन्होंने करियर बनाया इन दोनों लोगों की वजह से। अभी वो दोनों लोग उनके साथ में बैठ रहे, उनके चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे, कैंपेन कर रहे हैं, तो उसके वजह से बीजेपी का जो प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत मानने वाला, जिन्होंने थोड़े बहुत बोधक ली है आरएसएस की शाखाओं में, वो लोग डिस्टर्ब हो गए। वो बोल रहे धूप काफी है और जिसके लिए हमको काम करना था, कमिटमेंट थी, वो लोग साथ में नहीं है, जो करप्ट लोग साथ में, तो उनके लिए हम क्यों काम करें। इसके लिए बीजेपी का जो वोटर था वो कंप्लीट साइलेंट हो गए, बूथ पे लोग नहीं दिखाई दे रहे। और दूसरी तरफ लोग, इनके पास में कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास में नेटवर्क नहीं है, मशीनरी नहीं है महाविकास आघाड़ी के साथ में, लोग चुनाव साथ में अपने हाथ में ले रही है। दूसरी तरफ वो मेरे ख्याल से बीजेपी के सब है, लेकिन लोग का थोड़ा बहुत मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम उनके साथ में ये चीज दिख रही है। और जो दूसरा सवाल आपने जो पूछा था कि नंबर, जैसे मैं नंबर देना जनरली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि नंबर दिया तो वो नंबर नहीं आया तो ये नहीं आया। तो मुझे लगता है जैसे शरद पवार जी ने कहा था, महाराष्ट्र में उनकी 30 और 35 सीट आ सकती है महाविकास आघाड़ी की। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से माहौल और ट्रेंड हम देख रहे हैं, तो उसकी तरफ थोड़ा हवा बह रही है, उस नंबर के नजदीकी हो, हाँ कुछ मिडल में हो, तो उस तरफ वो हवा बह रही है। अभी बीजेपी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, तो हवा, वो नंबर कितना रुक पाती, वो रात में चुनाव कैसे पलट कर सकती है, इसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड है। मतलब एनडीए से बीजे और इंडिया गठबंधन आगे रहेगा, 30-35 सीटें वो कहते रहे, देखने वाली बात है, लेकिन वो आगे रहेगा, आगे रहेगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जरा आपसे भी समझो, क्या नंबर आप दे रहे हैं? बेसिकली बीजेपी की सीटें कम हो गई, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। आंकड़े की बात जैसे सुधीर जी ने कहा, वैसे पर्टिकुलर आंकड़े की बात हम करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड है, जिस तरह से अलग अलग जगह पर ये हुआ है, वोटिंग का पैटर्न देखा गया है, तो इससे ये साफ है कि महाविकास आघाड़ी आगे चलेगी। बीजेपी जितनी अपनी सीटें हैं उससे आधी भी सीटें फिर एक बार ला पाती है या नहीं, इस पर सवाल है। लेकिन जिस तरह से बोला गया कि एक दिन पहले अलग तरीके से यंत्रणा किस तरह से हिलाने में कामयाब होते हैं बहुत सारे लोग, उस पर डिपेंड होगा कि क्या आंकड़े होंगे। लेकिन माहौल तो है कि महाविकास आघाड़ी की सीटें ज़्यादा आएंगी। तो माहौल महाविकास आघाड़ी का है और सीटें उनकी ज्यादा आ सकती हैं। वो सीटें हो सकता है 30-35 तक चली जाएं, वो सीटें हो सकता है कि और ज्यादा हो, थोड़ा कम हो, लेकिन उसके साथ साथ चुनाव का वक्त है और पूरी मशीनरी दिल्ली से लेकर यहाँ राज्य तक सत्तारूढ़ दल के हाथ में है। और कई बार फिर सवाल तो उठते हैं, कई बार ईवीएम से लेकर चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर भी बातें होती हैं कि कहाँ क्या हो गया, सोचा ये था, हो कुछ और गया। तो इफ बट के साथ इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारे तीनों साथियों ने और साथ में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जो स्टडी करके यहाँ आए हैं, इन सब ने जो बातें बताई हैं और हम लोगों ने अभी तक जितना घूमकर समझा जाना है, इससे यही समझ में आता है कि महाराष्ट्र का चुनाव न ही 2014 का चुनाव है, न ही 2019 का चुनाव है, ये 2024 का चुनाव है। और उस चुनाव में पहले ही तड़का लगा दिया है शिवसेना को तोड़कर, एनसीपी को तोड़कर खुद बीजेपी ने। और उसके बाद क्या बीजेपी यहाँ घाटे में रहती है? अगर घाटे में रही तो ये तय मानिए कि कुछ न कुछ, यानी कहते हैं ना कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, वो कुल्हाड़ी मार करके आप इस चुनाव में कहां तक आगे जाएंगे। समुद्र हमारे सामने है और
कैमरे के पीछे है और ये समुद्र बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए रहता है और उस दिन क्या उफान आता है वो देखना दिलचस्प होगा। तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सूर्यवंशी जी आपका, कामले जी आपका, सुदान जी आपका और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी लगातार हमारे साथ हैं, कैमरे के पीछे फारूक हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे थे, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत कुछ अभी महाराष्ट्र से हम लेकर आएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में पल पल की रिपोर्ट, क्या कुछ होने जा रहा है, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे।